दोनों भाइयों का क्या? कौन सा मकान किसको मिलेगा अब ये कौन तय करेगा? अरे सही कह रहे हो भैया, कहीं हम दोनों एक ही मकान ना मांग बैठे। पिताजी ने तो वसीयत में स्पष्ट ही नहीं किया कि किसको कौन सा मकान मिलेगा। मैंने तो वकील साहब सुना है कि आधी अधूरी वसीयतों से रिश्तों में विवाद पैदा होते हैं, और आप देखिए अभी तो वसीयत खुली भी नहीं है और ये विवाद चालू हो गया। कैसा झंझट है वकील साहब? अरे बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी को गए थोड़े भी तो दिन हुए और तुम लोगों का ये हाल है। एक काम करो, तुम दोनों मेरा मकान ले लो। मेरा क्या है, मैं तो बनारस चली जाऊंगी। अभी कुछ सालों पहले ही तो तुम्हारे पिताजी के नाम का वहाँ एक कमरा बनवाया था धर्मशाला में। आपस में मत लड़ना देखो। हे भगवान। अरे माताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बेटों को काफी टाइम से जानता हूँ। ये लोग कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। वैसे सेठ जी की मानसिकता क्या रही है वसीयत लिखते समय, ये तो सेठ जी ही जाने। सेठ जी को चिन्हित कर देना चाहिए था कि कौन सा मकान किसे मिलेगा। पर मैं आशा करता हूँ दोनों आपस में कोई ना कोई डिस्कशन करके निपटा देंगे इस चीज को। अरे मम्मी आप परेशान मत होइए, अभी मैं और भैया जाके बात करते हैं, अभी सब सही हो जाता है। 2 मिनट। हाँ मम्मी आप टेंशन मत लो, हम लोग अभी बात करके आते हैं। तो देखो अपने 2 मकान है, एक स्कूल के पास वाला, एक अस्पताल के पास वाला। हम दोनों ने मिलकर तय किया है कि हमको स्कूल के पास वाला मकान पसंद है, हम वो लेंगे। पर भैया स्कूल के पास वाला मकान से पसंद है। पर हम बड़े हैं तो तुम्हें हमारी बात का आदर करना चाहिए। पर भैया मैंने पहले ही इनको बोल के रखा है कि मुझे स्कूल के पास वाला मकान पसंद है, तो वो तो मुझे ही चाहिए। हम बड़े हैं ना, हमारे पास में आदत है इज्जत करने की। अरे तुम दोनों लड़ो मत, एक काम करते हैं, ये लोग छोटे हैं तो इनकी बात का आदर करते हैं। तो भाई तेरा, तुझे स्कूल के पास वाला मकान पसंद है, तू वो ले ले, हम अस्पताल के पास वाला मकान ले लेते हैं। ठीक है भैया, आपने जैसा कहा वैसा ही कर लेते हैं। इन सब बातों में क्या है, मेरे को तो बस हाँ तो अमित और अनिल हो गया डिसाइड आप लोगों के बीच में? हाँ। चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि सेठ जी की जो एक प्रॉब्लम थी लास्ट की कि उन्होंने चिन्हित नहीं किया, तो उन्हें चिन्हित करके जाना चाहिए था कि कौन सी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी। अब माता जी आपके आगे हो तो मैं दूसरा हिस्सा भी पढ़ के सुनाता हूँ। वसीयत का दूसरा हिस्सा है जिसमें सेठ जी ने लिखा है कि मेरी पत्नी के पास करीब 50 तोला सोना रखा है माता जी, जो मैं अपनी दोनों बहुओं को देता हूँ। वसीयत में ये लिखा है कि मेरा 50 तोला सोना बहुओं में बांटा जाए। मेरे रहते हुए ऐसा निर्णय, क्या ये ठीक है वकील साहब? ये मेरे गहने हैं। हाँ मम्मी जी, जब पापा जी हमें जेवर दे गए हैं तो इसमें आपको क्या एतराज है? अरे बड़ी बहू सुनो, जो मेरा है वो मेरा है। ये मेरे स्वाभिमान का सवाल है, ये मेरे गहने हैं। मम्मी जी, आप अब गहनों का क्या करेंगी? अब तो पापा भी नहीं रहे, आप अभी गहने रखना चाहती है? वाह। शट अप शोभा, स्टॉप इट। तुम दोनों मम्मी से तमीज से बात करो। अभी तुम्हारे पिताजी को गए थोड़े ही तो दिन हुए और अभी से ये हाल, आगे क्या होगा? हे भगवान, सेठ जी आप तो चले गए। मम्मी मुझे माफ कर दो, वो तो मैंने गलती से ऐसे ही कुछ भी बोल दिया, आग लगी ऐसी जुबान को। हाँ मम्मी जी, आपने वैसे ही हमें इतना कुछ दिया है, अब हमें माफ भी कर दीजिए। अरे चुप हो जाओ यार तुम दोनों। तुम लोग क्यों मम्मी को परेशान कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे डांट मत इन्हें, हो जाता है कभी कभी। गृहस्थी में ऊंच नीच तो चलती रहती है। ये भी मीठी बच्चियां हैं। तो वैसे मम्मी तुम क्या करोगे इन गहनों का? अपने साथ ऊपर लेके जाऊंगी, तुमको इससे क्या? मम्मी जी, अभी तो आपको कई साल बने रहना है। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे 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 अरे, ये भी मैं तुम्हें ही लेके जाऊंगी, पर थोड़ा इंतजार तो कर लो। आखिर मेरे हक का मामला है। बिजनेस का कोई जिक्र नहीं हुआ अभी तक। हाँ वकील साहब, पिताजी का जो मेन बिजनेस था राजश्री इंडस्ट्रीज, उसका कोई जिक्र नहीं है क्या वसीयत में? धंधा तो उनका वही था। भाई मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ, सेठ जी ने बिजनेस के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया है। बिजनेस का तो होना चाहिए था जिक्र।
अरे वकील साहब, खास तो बिजनेस ही है और इसी का जिक्र नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई हमें होना तो चाहिए था, लेकिन वसीयत करते समय सेठ जी ने फिर से क्या मानसिकता उनकी रही है, ये उन्हीं पर निर्भर करता था। सेठ जी को किसी एक्सपर्ट सीए या एडवोकेट की राय जरूर लेनी चाहिए थी, लेकिन सेठ जी ने ऐसा नहीं किया। ऐसी चीजें लास्ट में तकलीफ ही पैदा करती है। और सेठ जी ने ये वसीयत खुद ही लिखी है, किसी एक्सपर्ट की राय ली नहीं, मुझे सौंप दी और कहा कि उनकी मृत्यु के 30 दिन बाद मैं आप सबके सामने उसे पढ़कर सुना दूं। पर वकील साहब, पिताजी ने किसी विशेषज्ञ की मदद क्यों नहीं ली होगी? इसका क्या कारण हो सकता है? अक्सर लोग ऐसा गोपनीयता बनाए रखने के लिए करते हैं। अब आप देखिए, सेठ जी के साथ मैं भी कितने समय से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी सेठ जी ने वसीयत खुद ही लिखी है। और सेठ जी ने जो ऐसा काम किया है उसके लिए हो सकता है कि कोई और वजह रही हो। वकील साहब, अब इस बिजनेस का क्या होगा? देखो भाई, अगर वसीयत में इसके बारे में जिक्र नहीं है तो आप सब पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो जाएगा। और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से माताजी आप में और दोनों बेटों में यह इक्वल बांटा जाएगा और आप लोग इसे ऐसा पार्टनरशिप काम कर सकते हैं। सही है माताजी जी? भाई साहब ने मुझसे कई बार कहा था, ममता चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे का इंतजाम करके जाऊंगा। अब आप सब लोग तो आपस में ही इस बिजनेस को बांट रहे हैं और अब तो भैया भी नहीं रहे, हम कहाँ जाएं? बुआ जी देखो, जो सेठ जी लिख के गए हैं वही होगा, और कोई रास्ता तो है नहीं इसके अलावा। भाभी आप कुछ भी कहो, आप तो जानती हैं मेरा बेटा गोविंद शुरू से भैया के बिजनेस में है। और वकील साहब, आप एक बात बताइए, क्या मेरे भाई के वचन की कोई कीमत नहीं है? कीमत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर कोई कीमत नहीं हो पाएगी उनकी। वाह भाभी वाह, मैं समझ गई, आप सब मिले हुए हो, मेरे बेटे का हक मांग रहे हो। नहीं बहू, नहीं चाहिए। और वकील साहब, आप भी इनके साथ मिल गए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हे भैया, तुम तो हमें अनाथ ही कर गए। अरे जरा गोविंद भैया को तो बुलाओ फैक्ट्री से, वो क्या कर रहे हैं फैक्ट्री में आज। गोविंद भैया, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो बुआ क्या कह रही है। गोविंद को आ जाने दीजिए। बैठिए बैठिए। क्या हुआ ना आपको? देख गोविंद, ये सब मिलकर तेरे बिजनेस का हक मार रहे हैं। बताइए। देख गोविंद, ये सब मिलकर तेरे मामा का वचन तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि तुझे बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जबकि तेरे मामा ने कहा था कि वो तुझे सेट करके जाएंगे। तू उनके साथ 20 साल से है, ये दोनों बच्चे तो तेरे बाद आए हैं। ये सब मिलकर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। अरे यार, क्या मुसीबत है अनिल, मैंने तुझे मना किया था ना मम्मी को इस मीटिंग में मत बुलाना। अब तुम सब भी भुगतो इनको। अरे यार गोविंद भैया, हम दोनों भाई तो खुद चाहते हैं कि आप हमारे साथ बिजनेस में पार्टनर बन जाएं। क्यों अमित भैया? और क्या गोविंद भैया, वसीयत में नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग मिलकर तय कर लेंगे। मम्मी आप क्या कहती हो? अरे इसमें दिक्कत ही क्या है? गोविंद बाबू को मेरी जगह पार्टनर बना दो। हाँ वकील साहब, कहाँ लिख कर देना है, मैं तैयार हूँ। देख अनिल, मुझे इन सब चक्रों में मत घसीटो। मामा जी जो मेरे लिए करना चाहते थे वो पहले ही कर चुके हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मामा जी तो मेरे लिए भगवान समान थे। और रही बात मम्मी की, मम्मी क्या कहती है इसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, कम से कम इस विषय पे तो। मेरे खुद के भी तो कुछ असूल है ना वकील साहब। और मामा जी पहले ही बहुत अधिक कर चुके हैं। सैलरी के अलावा बिजनेस का 5% प्रॉफिट मिलता है। मामा जी की कंपनी ने मुझे कार्ड दे रखी है, और इवन दो की फ्लैट की सारी किस्तें भी तो मामा जी ने तो चुकाई थी। और क्या ही चाहिए अब आपको? और रही बात मामा जी के बिजनेस की, तो उस पर तो मेरा हक वैसे भी नहीं बनता वकील साहब। पापा तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, जो भी किया वो मामा जी ने ही तो किया है। और इतने सालों का जो प्यार है मामा जी का आपके प्रति, मेरे प्रति, इस परिवार के प्रति, वो इस चीज के लिए थोड़ी ना मैं छोड़ूंगा। लालच की भी तो कोई हद होती है ना माँ। अरे गोविंद भैया, आप ये बुआ से कैसे बात कर रहे हो? अब बुआ ही घर में सबसे बड़ी है, उनके आशीर्वाद से ही अब सारा काम होगा। अरे यार ये सब छोड़ो तुम, मैंने कल भी मम्मी को समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ। मुझे इस बिजनेस का मालिकाना हक नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए, बात खत्म। ठीक है, अब छोड़ो, अब इसे कुछ नहीं चाहिए तो फिर इस मामले को यहीं खत्म कर दो। मेरे कहे को सब भूल जाओ, मुझे माफ करो और आगे बढ़ो। छोटी बहू, जरा देखो
देखो श्यामा ने चाय बनाई कि नहीं। वकील साहब अब आप आगे बढ़े, इस मामले को यहीं खत्म कर दें। अरे दीदी, आप माफी मत मांगे, आपकी चिंता वाजिब है और वैसे भी अब आप घर की सबसे बड़ी है। बहू जरा देखना चाय तैयार है क्या। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। और अब गोविंद भैया तो हम सब में सबसे बड़े हैं, पिताजी की जगह तो वही है अब। चलो गोविंद भैया अब आप यहीं रहना, कोई और विभाग की आ सकता है, आपको ही संभालना पड़ेगा। हाँ। एफडी के बारे में कुछ नहीं लिखा वापस। एफडी की तस्वीर। क्या चीज माता जी? वकील साहब, अभी दोनों बच्चे बैठे हैं, सब नहीं है। एक और बात है जिसका जिक्र होना जरूरी है। क्या चीज? सेठ जी की नेशनल बैंक में 50 लाख की एफडी थी, जिसका वे अक्सर जिक्र किया करते थे। अभी उनके मृत्यु से कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसका जिक्र किया था कि वह उनके ऑफिस में किसी अलमारी में रखी है। उसका जिक्र नहीं किया आपने अभी तक। अच्छा माता जी, लेकिन एफडीआर का तो कोई जिक्र नहीं है वसीयत में। अरे मम्मी उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं 50 लाख की एफडी में नॉमिनी हूँ। तो अगर जिक्र होता भी तब भी पैसे मेरे को ही मिलते। अरे भैया, नॉमिनी का मतलब मालिक नहीं होता है, वो तो केवल एक ट्रस्टी के रूप में रहता है। माता जी यह भी इक्वल बांटा जाएगा आप में और आपके दोनों बेटों में। भैया को तो लगा था वो अकेली माला माल हो जाएंगे। अरे भाई तू क्यों मेरी टांग खींच रहा है? मैं कोई वकील साहब की तरह कानून थोड़ी समझता हूँ, मेरे को जो समझ आया मैंने बोल दिया। पर वकील साहब एक बात बताएं, नॉमिनी तो मैं था, लेकिन वसीयत अगर पिताजी मेरे भाई अनिल के नाम कर देते तो क्या होता? भाई ऐसे केस में पैसा तो आप निकालते हैं, लेकिन वो सारा पैसा आपको नहीं देना पड़ता। अब आप देखिए इस वसीयत में यह भी कितनी बड़ी गलती है। सेठ जी को एफडीआर के बारे में जिक्र कर देना चाहिए था कि कितना पैसा किसे मिलेगा। अभी वकील साहब आ रहे थे, मैं थोड़ी देर पूछूंगी। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो ये भी नया बखेड़ा खड़ा हो जाता। चलिए माता जी, अब जो लास्ट में एक पॉइंट और लिखा है सेठ जी ने, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। सेठ जी ने अंत में लिखा है कि सेठ जगदीश प्रसाद जी की एक नौकरानी थी श्यामा, जिसने उनके अंतिम समय में उनकी खूब सेवा की थी और सेठ जी उनकी सेवा से बहुत खुश थे। सेठ जी ने उन्हें 2.5 लाख रुपए देने की इच्छा जताई है 2.5 लाख? और ये राशि उनके बैंक खाते से दी जाएगी। आप लोग उन्हें दे दीजिएगा। श्यामा को 2.5 लाख? ये क्या मजाक लगा रखा है वकील साहब? वाह, अब पिताजी ने एक नौकरानी को भी भाइयों की जगह पे हिस्सा दे दिया। अब नौकरशाह का भी वसीयत में हिस्सेदार हो गए। वाह वकील साहब। वकील साहब आप जरा इधर आइए, मेरे से आपसे कुछ बात करनी है। वकील साहब आप हमारी दुविधा को समझिए। श्यामा हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। अगर उसे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे तो ये समाज हमारे परिवार के लिए क्या बोलेगा? भाई देखो, अब सेठ जी की अंतिम इच्छा थी, अब उससे हम कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? अपन बैठ के बात करते हैं। वकील साहब आप इस बात को यहीं दबा दीजिए। नहीं, अपन बैठ के आपकी माता जी के सामने बैठ के बात करते हैं। अरे भाई इतने सालों से हम आपके साथ हैं, आप बैठे तो। माता जी देखिए, ये अमित क्या कह रहे हैं, इस तरह से नहीं हो पाएगा। ये तो प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ है। सेठ जी ने बहुत ही भरोसे से मुझे ये काम सौंपा था और अब आपको ही डिसाइड करना है। देखिए इसमें जो अंतिम इच्छा तो उनकी पूरी करनी पड़ेगी। अरे भाई दिक्कत ही क्या है? उसने सेवा की है, तो यदि उसको कुछ देने की बात लिखी है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए ना। हो सकता है जब हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे तब मैं उनके साथ थी, उनकी सेवा की है। मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है देखो, और तुम लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। पर वकील साहब, क्या कोई गैर रिश्तेदार भी वसीयत में हिस्सेदार हो सकता है? क्योंकि जितना हमें पता है उसके हिसाब से तो केवल रिश्तेदार ही वसीयत में हिस्सेदार होते हैं। देखो कानून तो साफ कहता है कि अगर आपने अपनी स्वयं की आय से कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी खरीदी है तो वो आप किसी भी वसीयत कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपका रिश्तेदार हो या कोई गैर रिश्तेदार हो। पर वकील साहब इसका कोई उदाहरण है या ये पहले ही उदाहरण होगा? उदाहरण तो बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों को एक लैंडमार्क केस बताता हूँ। प्रियंका बिरला जी जो थी, उन्होंने अपनी 5,000 करोड़ की संपत्ति अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेंद्र लोढ़ा जी के नाम कर दी थी। 5,000 करोड़ की। सोचिए,
उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उनके कंसल्टेंट थे उनके नाम कर दी थी, और पूरा देश चकित रह गया था, जैसे आज ऑडियंस पूरी चकित रह गई। तो यह विवाद तो कोर्ट तक चले गया, और कोर्ट में अंत में यह माना कि वसीयत वैलिड थी क्योंकि संपत्ति उन्हीं की थी। सेठ जी ने जाते जाते एक बात जरूर सिखा दी, परिवार वही जो मिलकर चले। बिल्कुल ठीक माता जी, संपत्ति बांटने से परिवार नहीं टूटते, मन बांटने से टूटते हैं, और आज तो आप सबने ये मिसाल कायम कर दी। सेठ जी, आपने जाते जाते वसीयत में चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन आपने परिवार ऐसा बनाया जो संकट की हर घड़ी में एकजुट रहता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही एडवाइस एक दूंगा कि जब भी आप कभी वसीयत बनाएं तो किसी एक्सपर्ट सीए या एडवोकेट की मदद जरूर लें। पिताजी, हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम आपके नाम, आपका संस्कार और आपकी प्रतिष्ठा को कभी मिटने नहीं देंगे। और बुआ जी, अब की फाइल की नहीं है, अब हमारे रिश्तों की भी। मेरे भाई ने जो बीज बोया था बन गया है, ये मेरा परिवार। चलो बेटा, आज से हम सब मिलकर एकता से रहते हैं। आज से कोई बंटवारा नहीं होगा, ना रिश्तों का ना भावनाओं का। हमारा परिवार, हमारी शक्ति, हमारी परंपरा, हमारी एकता।